Hello students, how are you? I am DP Misra. I will teach you physics in UP boards. हम आपको चैप्टर का क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको भौतिक जगत क्या है, उसकी घटनाएं क्या हैं, उसका प्रयोजन क्या है और भौतिक विज्ञान और तकनीक में संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं फिजिक्स। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जो शब्द आपका है अप्रॉक्सीमेट 15th सेंचुरी। जी हाँ, आप सभी लोगों ने समझ लिया। ये आपका है ग्रीक लैंग्वेज। ये लिखा है आपका नेचर अर्थात प्रकृति। जिसका मतलब होता है प्रकृति। और हम फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने देखा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट इज नेचर यानी प्रकृति क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, ये सारी चीज़ें नेचर हैं, सारी चीज़ें प्रकृति हैं। हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कुछ भी जो आप देख रहे हो वह सारी चीजें प्रकृति हैं। अब प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं क्या है? अगर हम बात करें तो जो भी हम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये किसके माध्यम से हो रहा? ध्वनि के माध्यम से। ये जो लाइट जिसके कारण आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ये सारी घटनाएं, सूर्य का चमकना, तारों का टिमटिमाना, बरसात का होना, ज्वालामुखी का फटना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, किसी भी पेड़ से फल का गिरना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का चक्कर लगाना, बरसात में इंद्रधनुष का बनना, यानी आप जो भी कुछ देखते हो ये सारी घटनाएं फिजिक्स के अंतर्गत ही होती हैं। ठीक।
अगला प्रश्न हम देखते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान और गणित का संबंध। अगर सीधे शब्दों में हम बोलें तो हम इतना कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट इमेजिन कंप्लीटली फिजिक्स, और विदाउट फिजिक्स वी कैन नॉट कंप्लीटेड टू मैथमेटिक्स। अर्थात बिना एक दूसरे की सहायता से हम दूसरे को समझ नहीं सकते। फिर हम बात करते हैं, फिजिक्स के दो सिद्धांत होते हैं। फिजिक्स के दो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को यूनिफाई करना, अर्थात एकीकृत करना, और रिडक्शनिज्म मतलब विच्छेदीकरण। तो ये लिख लेते हैं। यूनिफिकेशन देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कुछ चीज़ें इंग्लिश उसकी लिखते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप आगे क्लास में पढ़ोगे इंटरमीडिएट के बाद, तो आपको जाहिर सी बात है किसी भी क्षेत्र में जाओगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बीएससी करोगे, तो आपको सारी चीज़ें अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखो। देखो, अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन यानी एकीकरण की। एकीकरण का, यूनिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी फिनोमिनाज को हम किसी एक ही लॉ के द्वारा, एक ही नियम के द्वारा अगर समझा देते हैं तो वह प्रक्रिया यूनिफिकेशन कहलाती है। जैसे वो काफ़ी छोटी हो या काफ़ी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सिंगल लॉ से समझा ले जाते हैं अनेक प्रकार की घटनाओं को, तो उस चीज़ों को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को मिटा लें, मैं भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए ध्यान देते हैं यूनिफिकेशन पे। देखिए, यूनिफिकेशन जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत सारी घटनाओं को हम एक सिंगल लॉ के द्वारा अगर एक्सप्लेन कर ले जाते हैं तो उसे हम यूनिफाइड बोलते हैं। जैसे आइए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। गिरना, फिर ग्रहों का
सूर्य का चक्कर लगाना। फिर उपग्रहों का ग्रहों का चक्कर लगाना। अब आप देख रहे हो कि तीन अलग अलग चीजें हैं और तीनों की शेप एंड साइज सारे डिफर हैं, बट इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसे आप सभी लोग जानते हैं कि जी हाँ, इसका खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इन तीनों को एक ही सिंगल लॉ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा समझाया गया। इसकी इंग्लिश है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। एक सिंगल लॉ के द्वारा आप इन तीन चीजों को डिफाइन कर दिए, तो इसका मतलब आप इन तीनों को यूनिफाई कर दिए, एक सिंगल डोज में दे दिए, यानी आप तीनों को एक्सप्लेन कर दिए, बात खत्म हो गई। अब हम फिर बात करेंगे, चलो एक आध एग्जांपल और लेते हैं। फिर मान लिया गया ठंडक का मौसम, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हाथों को अपने रब करते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथों को चलाया, यानी हमने काइनेटिक एनर्जी दी, और वह काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही, कहाँ हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो फिर अगर हमारे हाथ में हमने काइनेटिक एनर्जी दिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो मेरे हाथ को तो चलना चाहिए फिर से, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे आखिर में कहाँ चली गई एनर्जी। फिर चलो ऐसा नहीं हो, दूसरा काम देखते हैं। एक खिलौना ले लेते हैं और उस खिलौने को हमने क्या किया, तेजी से सरका दिया, तो कुछ दूर तो जाएगा, जाने के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा। आखिर में आपने उसको तो काइनेटिक एनर्जी दिया ना, तो उसकी एनर्जी कहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है इनर्शिया, जड़त्व। तो क्या कर रहा है, जड़त्व के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है नीचे उसे फ्रिक्शन लग रही है, और वो क्या हो रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को गर्म करने में यानी हीट करने में चेंज हो, ट्रांसफर हो जा रहा है। तो क्या इसी कार्य के लिए हम एक काम करें, एक्सपेरिमेंट। चलिए, अगर हम उस टॉय को नीचे से मोमबत्ती से गर्म कर दें तो क्या वो चलने लगेगी, इम्पॉसिबल, नहीं चलेगी। तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिन एग्जाम्पल से, जिन कारणों से, यानी एक तरफ तो कार्य हो रहा है बट अगेन रिपीट वो चीज़ हो नहीं पा रही है, बट अगेन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लॉज को समझाने के लिए हमारे पास आया है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कुछ चीज़ों के लिए जो केवल एक ही तरफ वैलिड हैं, दूसरी तरफ नहीं वैलिड हैं, उनको समझाने के लिए, उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए हमारा आया उष्मागतिकी का द्वितीय नियम अर्थात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे चल करके आप इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसको मिटाएं। चलिए हम सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। रिडक्शनिज्म। देखिए, इसमें हम कुछ खास नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके सॉल्व करते हैं और एट फाइनल उसका हम रिजल्टेंट प्राप्त कर लेते हैं। और रिडक्शनिज्म में कुछ नहीं है। जैसे बाय द वे हमने कह दिया जनरेटर ले लो, जनरेटर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जनित्र। देखो, जनरेटर की क्या कंडीशंस है। अगर हमको डायरेक्ट हम जनरेटर देख रहे हैं तो जनरेटर के सारे फंक्शन को समझने के लिए एक साथ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, जनरेटर के ऊपरी वाले हिस्से को हटाया। अब वहां पर हमको दिख रहे हैं मैग्नेट। कॉयल, स्प्रिंग्स, रिल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। मैग्नेट क्या करता है, कॉयल क्या करता है, रिल्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर लिए और हम जनरेटर के बारे में पूर्णतः सुसज्जित हो गए कि जनरेटर क्या करता है, कैसे काम करता है। क्लियर हो गया। रिडक्शनिज्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। चलो एक एग्जांपल पे और समझते हैं। तो बाय द वे हमने माना कि एक गन ले लिया, हमने बुलेट भरा, उसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब बुलेट जा करके एक ब्लॉक में धंस गई और लेकिन बुलेट की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि धंसने के बाद में वो फिर से निकली और बोल दो नहीं है खाली। रिडक्शनिज्म के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉल आ गया था, बात करनी पड़ी। देखो, रिडक्शनिज्म अभी हमने बताया कि अनेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटा छोटा करके सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल उसका रिजल्टेंट प्राप्त कर लेते हैं। फिर सिर्फ इसका मतलब यहीं तक नहीं है, सिर्फ इसका मतलब यहीं तक नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक है कि इन फ्यूचर हम इन चीज़ों से एक नई मशीन बना सकते हैं। इनके सिद्धांतों पर, मैग्नेट्स से, कॉइल से, स्प्रिंग रिल से हम कई चीज़ें कर सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म यहाँ कार्य करता है। रिडक्शनिज्म का मेन फोकस हमारा यहाँ होता है कि उसके सिद्धांतों को हम समझने के बाद, उसे सॉल्व करने के बाद उसको इन फ्यूचर हम दूसरे मशीन्स के रूप में क्रिएट कर लें, उसका उपयोग कर लें। ठीक। अब हम फिजिक्स के बारे में वो चीज़ें करने जा रहे हैं कि फिजिक्स को आसान कैसे बनाया जाए। फिजिक्स तो से बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट सबको लगती हैं,
बट तब तक जब तक आप उसे पढ़ते नहीं हो तब तक। अगर आप पढ़ोगे तो फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट आपको दूसरी लग नहीं सकती, ये मेरी गारंटी। फिजिक्स को 2 ब्रांच में बांट दिया गया। नंबर 1 माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स अर्थात क्लासिकल फिजिक्स, या कह सकते हो स्थूल भौतिक विज्ञान। फिर आपका होता माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी, मर्जी आपकी। आप इन तीनों में कुछ भी जान सकते हो, सारे सही हैं। अब अगर हम बात कर लें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जैसा कि इसके नाम से कंफर्म है कि क्लासिकल यानी पुराना, बहुत पुराने समय में जो चीज़ें हुई हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक है, मॉडर्न, क्वांटम अर्थात काफ़ी न्यू है, इसमें हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले हम देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं पुराने जमाने की फिजिक्स, सीधी सी। दूसरा है माइक्रोस्कोप। इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। यानी आगे फिर इसको मॉडर्न भी बोलते हैं। आधुनिक भौतिकी। इसको इसको यूं लिख लो, स्थूल भौतिकी। अब इसके अंतर्गत ये फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच होती है। फिर इस स्थूल भौतिकी को आसान करने के लिए फिर इसे 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैं। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। फिर आता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। अर्थात इन चारों चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना है। नंबर 1 मैकेनिक्स। उष्मागतिकी। इलेक्ट्रिसिटी आप कर सकते हो।
इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हो। फिर एटलीस्ट आपको आता ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में भी, और सारे की हिंदी आप सभी लोगों को ज्ञात होगी। वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत गतिकी, वैद्युत चुंबकत्व। तो इसके अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। अब आइए इसमें ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ें सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे और ये दोनों चीज़ें आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, और ये पूरी आप सेकेंड ईयर में ही पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में इसे नहीं पढ़ोगे। अब इसके अंदर क्या है, मैकेनिक्स में जितनी भी मशीनों का अध्ययन आप करोगे, जो भी मशीनें हैं, जो भी आप देखते हो, सारी मशीनों का अध्ययन आप मैकेनिक्स में ही करोगे। अब मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे, और आप रोटेशन पढ़ोगे, घूर्णन पढ़ोगे, कंपन पढ़ोगे, दोलन पढ़ोगे, यानी बहुत कुछ पढ़ोगे। आपका मैकेनिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। अभी तो आप प्रवेश कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, बट टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें बेहद आसान हैं, बस बने रहो। थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंतर्गत आप हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, स्टीमर, मतलब जो भी उष्मा से जो भी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ोगे और सारी चीज़ों को आप समझोगे भी। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। अब यहाँ पर आपको आवेश पढ़ना है, विद्युत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात जब विद्युत के जो आवेश स्थिर हों तो इनमें आप कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, सर्किट्स पढ़ोगे। और फिर जब आप डायनामिक्स में आते हो, अर्थात चार्ज चलता हुआ, जैसे विद्युत धारा, करंट, मशीनों के बारे में पढ़ोगे कि मशीनें विद्युत से चलती कैसी हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। अब इसमें आप मैग्नेटिक्स वेव पढ़ोगे, अर्थात चुंबकीय तरंगें, जैसे आपकी हो जाएंगी लाइमन, बामर, पास्चन, इंफ्रारेड, गामा रेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर आपकी आती है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। अब ये क्या बताती है, प्रकाशिकी में आप मिरर्स पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, टेलीस्कोप पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप पढ़ोगे, अर्थात बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते चले जाओगे, नो इफ नो बट। फिर बात आती है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में आप एटम पढ़ोगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ोगे। न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। परमाणु तो छोटा होता है, अब परमाणु से भी छोटा उसका नाभिक होता है, क्योंकि परमाणु के बाह्य कोश पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इससे भी छोटी चीज़
फोटॉन पढ़ोगे, क्वार्क पढ़ोगे, एंटी क्वार्क पढ़ोगे, अर्थात इतनी छोटे छोटे मेसान पढ़ोगे, ब्रेयान पढ़ोगे, बहुत ही छोटी छोटी कणों को भी बारे में आप पढ़ोगे। तो ये चीज़ आपकी कहाँ आएगी? मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, आप बेहद फ्री हैं, स्वतंत्र हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी कमियां कहाँ हैं या मैं कहाँ पर आपको नहीं समझा पाया। मैं आपको फिर से दोबारा समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा।